हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल पर। वुडवर्ड फिशर रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो टूल है जिससे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की लैम्डा मैक्स थ्योरेटिकल वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान जब हमें किसी कंपाउंड की लैम्डा मैक्स प्राप्त होती है तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहलाती है, लेकिन उन्हीं कंपाउंड्स की अगर हमें थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कंसेप्ट पर वुडवर्ड और फिशर ने अपने रूल डेवलप किए जिसको वुडवर्ड फिशर रूल कहते हैं। सबसे पहले 1945 में रॉबर्ट बर्न वुडवर्ड कुछ थ्योरेटिकल फार्मूले, कुछ रूल्स डेवलप किए। उसके बाद उनमें 1959 में फ्रेडरिक फिशर ने मॉडिफिकेशन किया। तो जो मॉडिफाइड रूल्स हैं उनको बोलते हैं वुडवर्ड फिशर रूल, जो 1959 में फ्रेडरिक फिशर ने डेवलप किए थे। इनके बेसिस पर हम डिफरेंट काइंड के कंपाउंड्स जैसे कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, पॉलीन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स as well as alpha beta unsaturated aldehyde, acid and esters, aromatic compounds, इनकी थ्योरेटिकल लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स बाय यूजिंग दिस रूल वी कैन डिटरमाइन या फाइंड आउट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। इसको हम कैलकुलेटेड भी बोलते हैं। कैलकुलेटेड जो हम फार्मूलों के, जो हमारी एक सेट वैल्यू है उनके आधार पर जब हम किसी फार्मूले को, संरचना को देखकर, स्ट्रक्चर को देख के उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। और जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वैल्यू होती है, प्राप्त वैल्यू होती है, उसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है लैम्डा मैक्स के लिए वो सेम क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि नेचर ऑफ ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर्स भी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो यूवी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उनमें मुख्य जो लाइट को एब्जॉर्ब करने, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला कंटेंट होता है वो होता है क्रोमोफोर। और ऑक्सोक्रोम उस क्रोमोफोर की जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्बेंस की उसको चेंज कर देते हैं। तो हमें इन दो के आधार पर, क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम के आधार पर, हम किसी भी दिए गए स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो क्रोमोफोर के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लैम्डा मैक्स निकालने का जो फार्मूला है, बेस वैल्यू किसकी? क्रोमोफोर की, प्लस ऑक्सोक्रोम का जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सोक्रोम, जो भी कंट्रीब्यूशन जो उसमें एड ऑन करेगी वैल्यू, प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो साथ में जुड़े रहते हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। तो क्रोमोफोर के आधार पर ही हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो जो बेसिक क्रोमोफोर है उनके आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं 3 क्लास में। पहला है पॉलीन्स या कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। पॉलीन्स। दूसरा आते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल या एसिड या एस्टर्स। थर्ड क्लास है हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स।
एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनकी हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अब कॉन्जुगेटेड एल्कीन या पॉलीन में जो बेसिक क्रोमोफोर होता है वो होता है CH डबल बॉन्ड, इसमें एक वैलेंसी, यहां कुछ भी आप आगे चेन जोड़ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इन पे भी हम कुछ बीच में सब्स्टिट्यूट, मतलब बेसिक सबसे छोटा क्रोमोफोर ये है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कीटो ग्रुप और बराबर अल्फा पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाली, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाली कार्बन अल्फा, उसके बराबर वाली बीटा, इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये एक हमारा बेसिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये हमारा एक पूरा क्रोमोफोर बना, ये हमारा यहां से लेके यहां तक एक क्रोमोफोर डेवलप हो गया। ये और एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे बेंजीन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दिया जाए CO, अब यहां पे अगर H लगा देंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, OH लगा देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, इस तरीके से। तो बेसिक हमारे ये 3 क्लासेस हैं जिनमें हम वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई करते हैं। तो 3 हमें पहले क्रोमोफोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इनके बेसिस पर इनकी कुछ बेस वैल्यूज होती हैं, तो हम 1 बाय 1 क्लास पढ़ेंगे, पहले कॉन्जुगेटेड एल्कीन की, फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की, फिर फाइनली एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स या पॉलीन्स की। इसमें हमें क्रोमोफोर तो पता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि ये क्रोमोफोर है। अब इसके चारों तरफ जो जुड़ेंगे वो ऑक्सोक्रोम्स हो सकते हैं या दूसरे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, अदर कंट्रीब्यूशंस हो सकता है, उन सब की वैल्यू को जोड़कर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब कॉन्जुगेटेड एल्कीन में बेसिकली 2 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक होमो एन्युलर डाइन्स, एक हेट्रो एन्युलर डाइन, हेट्रो एन्युलर डाइन्स। होमो और हेट्रो में सिंपल है कि कोई भी वो दुनिया का ऐसी संरचना जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम के दोनों पाई बॉन्ड्स, दोनों डबल बॉन्ड सेम रिंग में मौजूद हो। चाहे हमने ये जानबूझ के मैंने 2 सिमिलर स्ट्रक्चर बनाए जिससे कि आपको समझने में आसानी आ सके, जैसे कि ये, और अगर इस तरीके के हमने स्ट्रक्चर बना दिए जिसमें 2, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड स्मॉलेस्ट। इसके बाद आप आगे इस पर बढ़ा सकते हैं, वो सारे एक्सटेंडेड पाई कॉन्जुगेशन कहलाएंगे, वो अदर कंट्रीब्यूशन में काउंट होंगे। बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोफोर ये। अब आपने कहा था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक रिंग में है, तो ये होमो एन्युलर डाइन हो गया। हेट्रोएन्युलर डाइन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड लेफ्ट वाले रिंग में, एक डबल बॉन्ड राइट वाले रिंग में, इस तरह के। अब इनके बनाने के तरीके बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रो या होमो? ये देखने में कभी कभी कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है कि सर ये डबल बॉन्ड इस रिंग का, ये डबल बॉन्ड राइट वाले रिंग का, इसका मतलब ये हेट्रो का एग्जांपल हुआ। बिल्कुल नहीं, ये बच्चों कॉमन वॉल होती है। अब इस डबल बॉन्ड को ऐसे बनाऊं या इसके सामने बना देता हूं। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तब तो लगेगा कि ये इस रिंग का पार्ट है, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो बीच में है, तो ये राइट रिंग में भी काउंट होता है, लेफ्ट रिंग में भी काउंट होता है। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इस रिंग का भी पार्ट है और ये इधर है, तो ये होमो एन्युलर डाइन बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप हेट्रो में और देखना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल इस तरीके से बना सकते हैं। एक डबल बॉन्ड लेफ्ट रिंग में, एक डबल बॉन्ड राइट रिंग में, बीच की मिडिल जो बॉन्ड है, जो कॉमन बॉन्ड है, उस पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी किस में चला गया, हेट्रो का एग्जांपल। अब इनकी कुछ बेस वैल्यू होती है क्रोमोफोर्स की जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अगर होमो एन्युलर डाइन है इस स्ट्रक्चर की, चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, या एक रिंग में हो, चाहे इधर इधर इस तरफ बने हो, जैसे हमने ये बना दिया, ये भी होमो का एग्जांपल है। इनकी बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। और अगर हेट्रोएन्युलर डाइन है उसकी बेस वैल्यू होती है 200
214 नैनोमीटर 214। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। बेसिक क्रोमोफोर की जो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोफोर है उसकी बेस वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये आपका क्या हो गया, होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर डाइन। अब इनमें क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़े रहते हैं, जो ग्रुप्स अगल बगल जुड़े रहते हैं, वो किसी भी क्रोमोफोर की इंटेंसिटी को प्रभावित करते हैं। ये हम लास्ट यूनिट में अपने पढ़ चुके हैं, जहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग लैम्डा मैक्स, वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, वो आप वेबसाइट पे जाके यूनिट में चेक कर सकते हैं। इस यूनिट में केवल हम फैक्टर्स के बारे में नहीं, केवल हम ग्रुप की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसको यहां से भी हटा देते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक सिंपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इसकी बची हुई वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। तो हाइड्रोजन का यहां इफेक्ट नेग्लिजिबल काउंट होता है, उसको काउंट नहीं करते हैं। ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, एक इस रिंग की कार्बन और इधर के, यानी कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दो कार्बन से जुड़ा है और वो दोनों कार्बन रिंग का पार्ट है, तो हम इन्हें बोलेंगे रिंग रेसिड्यू। ये क्या कहलाएंगे, रिंग रेसिड्यू। और ये किस में जाएंगे, अदर कंट्रीब्यूशंस में, जो अदर कंट्रीब्यूशन है उसमें। और इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, मतलब ये कितना लैम्डा मैक्स को प्रभावित करते हैं, 5 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट प्रभावित करते हैं। यानी 2 है तो कितना हो गया, 2 × 5 10। यानी कि अगर इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो बेस वैल्यू है 253 और माय डियर आपकी जो एडेड कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है, 1 का 5 तो 2 का 10, तो आपने कहा रिंग रेसिड्यू का 10, ये रिंग रेसिड्यू होगा, रिंग रेसिड्यू। ये क्रोमोफोर की बेस वैल्यू है जो हमने फार्मूला बनाया था, बेस वैल्यू प्लस अदर कंट्रीब्यूशन या ऑक्सोक्रोम्स। इस पे कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई 263 नैनोमीटर। ये आपकी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू। ये हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू। ये किसकी हो गई है, एक होमोएन्युलर डाइन की। अब हम बात करते हैं हेटेरोएन्युलर डाइन में। हेटेरोएन्युलर डाइन में अगर हम गौर से देखते हैं, हमारा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्रोमोफोर है, डबल सिंगल डबल, ये। अब इसमें अगर गौर करा जाए तो इसकी बेस वैल्यू तो हमें पता है, बेस वैल्यू कितनी है, 214 नैनोमीटर। और इसके साथ कितने अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। सर आप कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे कोई भी ऑक्सोक्रोम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑक्सोक्रोम को हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सोक्रोम माने वो ग्रुप जिसपे कम से कम एक लोन पेयर हो, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करने की अवस्था में हो, उनको हम ऑक्सोक्रोम बोलते हैं, जैसे OH ग्रुप, Cl ग्रुप। ठीक है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्सोक्रोम नहीं है। तो इसमें केवल क्या जुड़े हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कार्बन, 3 कार्बन। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम इधर भी कार्बन से है, ऊपर भी कार्बन से है और राइट में भी कार्बन से है। इसका मतलब है क्या बना, ये तीनों कहलाएंगे रिंग रेसिड्यू। और एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू कितनी होती है, 5। कितना इन्फ्लुएंस करता है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को, 5। क्रोमोफोर के लैम्डा मैक्स को कितना इन्फ्लुएंस करता है, 5। तो 3 की कितनी हुई, 15। ये रिंग रेसिड्यू है, रिंग रेसिड्यू। टोटल कितना हो गया, 4 और 5 9, 1 और 1 2 और 229। लेकिन अभी यहां पर हमें देखना कुछ और भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्या। इस कंपाउंड में एक एक्सोसाइक्लिक रिंग भी है। ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूं, नई चीज आई हमारे सामने, एक्सोसाइक्लिक रिंग। अगर किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में किसी रिंग के बाहर कुछ इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड आ जाता है, वो हमारा कहलाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या कहलाता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की भी बेस वैल्यू क्रोमोफोर्स में कितना एडिशन करता है, 5। यानी कि 5 वैल्यू हमें और ऐड करनी पड़ेगी, तो हमारा टोटल आ जाएगा 234 नैनोमीटर। तो हमें कुछ कंट्रीब्यूशंस की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, क्रोमोफोर्स की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। वो मैं फटाफट आपको लिख के बता देता हूं। वो आप अगर वैल्यू लर्न कर लेंगे तो इन कंपाउंड्स का लैम्डा मैक्स निकालना बहुत ही इजी होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने करेक्ट लैम्डा मैक्स की वैल्यू लर्न कर ली है, जो क्रोमोफोर्स की वैल्यू लर्न कर ली है, और साथ में
साथ में आपने स्ट्रक्चर का कि कहां ग्रुप जुड़ा हुआ है, किस तरीके का है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर ये समझ लिया है तो इसमें फुल मार्क्स क्वेश्चन इसमें ऑब्टेन होते हैं। इसमें बिल्कुल भी गलती का चांस नहीं है, बिल्कुल मैथ्स की तरीके से है। मैं आपको कुछ वैल्यूज बता रहा हूं। अगर किसी क्रोमोफोर के साथ कहीं पर क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट क्रोमोफोर के ऊपर, जैसे यहां पे अगर हम क्लोरीन जोड़ देते हैं इस तरीके से, किसमें हम बात कर रहे हैं केवल कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स या पॉलीन्स के स्ट्रक्चर्स में। ये बात हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में नहीं करेंगे, ये रूल्स अभी इसके लिए बात कर रहे हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन इनके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में एडिशन होता है वो 5 नैनोमीटर का होता है। अगर किसी डबल सिंगल डबल बॉन्ड के साथ एक्सटेंशन में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम और आ जाए, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे ऐसे डबल बॉन्ड और डेवलप हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। उसके लिए वैल्यू एड ऑन होती है 30 नैनोमीटर। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर कोई एल्काइल ग्रुप एड ऑन हो जाए, एल्काइल ग्रुप कार्बन चेन, कार्बन CH3 मिथाइल ग्रुप कुछ भी, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, रिंग रेसिड्यू के बराबर 5 नैनोमीटर। और एक्सोसाइक्लिक की मैंने बताई दी है, एक्सोसाइक्लिक की कितनी रहती है 5। और रिंग रेसिड्यू का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के चारों तरफ जो रिंग के कार्बन अदर्स कार्बन जुड़े हैं, ये इस तरीके, इन सब की वैल्यू भी क्या आती है 5 नैनोमीटर आती है। ये रिंग रेसिड्यू, इसकी भी 5 नैनोमीटर। तो ये कुछ हमारे वैल्यूज हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। और क्रोमोफोर्स की वैल्यू आपको लर्न करनी है 253 होमोएन्युलर की, हेट्रो की 214। विशेष ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड बीच वाले पोजीशन पर मौजूद है इस जगह, तो वो राइट वाले रिंग का भी पार्ट बनेगा, लेफ्ट वाले का भी पार्ट बनेगा। और अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड में दोनों तरह के सिस्टम मौजूद है, मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं। अगर किसी कंपाउंड में होमो भी है और हेट्रो भी है, देन प्रायोरिटी गोज टू होमोएन्युलर डाइन। गौर करिएगा इस वाले कंपाउंड में, ये देखिए ये होमोएन्युलर डाइन है और ये हिस्सा क्या बन रहा है हेट्रोएन्युलर डाइन। तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो बेस वैल्यू तो एक की लेनी है, दूसरा वाला पार्ट तो उसका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का बनेगा, यानी कि बेस वैल्यू होमोएन्युलर की जाएगी। बेस वैल्यू आ गई 253 नैनोमीटर। अब इसके डबल सिंगल डबल ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बनेगा, इसकी वैल्यू होगी 30 नैनोमीटर। एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें मौजूद है, 30 नैनोमीटर ऐड ऑन करेंगे हम। इसके अलावा आप कहेंगे सर इसमें बहुत सारे कार्बन जुड़े हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, लेकिन अब ये कार्बन काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम से नहीं जुड़े। अब ये वाले अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये कार्बन है एक, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इस पार्ट से भी जुड़ा है और इधर से भी, तो इसको केवल एक बार काउंट करना है, ऐसा नहीं कि 5 इसके लिए काउंट कर लिया 5 इसके लिए काउंट कर लिया। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी 2 रिंग रेसिड्यू हो गए, रिंग रेसिड्यू कितने हुए 2 रिंग रेसिड्यू, एक कार्बन ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, एक कार्बन ये घूम के भी जा रहा है और बीच से भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 × 5 10 नैनोमीटर। अभी इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है, गौर करिएगा, इसमें ये बॉन्ड जो एक्सोसाइक्लिक का पार्ट था, ध्यान रखिए जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन था वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह से बिहेव कर रहा है, यानी ये 2 तरीके से। अब इसको तो हम 2 बार नहीं काउंट करेंगे, लेकिन इसको हम काउंट करेंगे। ये बॉन्ड लेफ्ट वाले रिंग के लिए क्या है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसकी 5 वैल्यू, एक एक्सोसाइक्लिक के लिए 5, तो आपकी टोटल वैल्यू अब कितनी हो गई है 5 3 8 और 5 3 8 1 9 और 298 नैनोमीटर, ये इसकी बेस वैल्यू है। मतलब होमो को हेट्रो से ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। दूसरा बेस वैल्यू होमो की लेंगे, जो बीच का कार्बन है ये कॉन्जुगेटेड के ऊपर वाले कार्बन से भी अटैच है, बीच वाले से भी अटैच, तो
एक बार काउंट किया जाएगा इसकी लैम्डा की वैल्यू। दूसरी बात, जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पार्ट है वो इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक है, उसको भी एक्सोसाइक्लिक की फॉर्म में काउंट किया जाएगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसकी बेस वैल्यू टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 298। तो इस तरीके से हमने पॉलिन्स और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालनी सीखी। हम अब बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स या एसिड, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर यहां पर हमने आर मतलब एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया कीटोन। ठीक है, अगर कीटोन, अब कीटोन दो तरीके से, कीटोन अगर ओपन चेन में है, किसमें है, ओपन चेन, या 6 मेंबर्ड रिंग, मैं एग्जांपल के साथ दूंगा, या 5 मेंबर्ड रिंग। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, अगर ये RH है यानी कि COOH एल्डिहाइड, अगर ये ROH एसिड बन जाए, अगर R क्या है यहां पर, OH, या OCH3 कुछ OR टाइप का, OCH3 जोड़ दो, यानी कि ये ग्रुप कुछ इस तरह हो जाएगा COOH या COOCH3 एस्टर। एसिड या एस्टर, यहां पर तो एल्डिहाइड है, एसिड या एस्टर। तो इन केस में पहली चीज कि इनकी क्रोमोफोर, ये बेसिक क्रोमोफोर है, ये क्रोमोफोर है, इसकी बेस वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी इनके अकॉर्डिंग। अगर आपका ओपन चेन है कुछ इस तरह का एग्जांपल, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOCH3, ये एक ओपन चेन की अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। इस वक्त इसकी आपकी क्या रहेगी अल्फा की वैल्यू, इसकी लैम्डा में इसकी बेस वैल्यू क्रोमोफोर की 215 नैनोमीटर। सेम 6 मेंबर्ड की भी रहेगी 215 नैनोमीटर, कुछ इस तरीके से। अगर हम 6 मेंबर्ड में कीटोन लगा दें और यहां पर इसकी अल्फा बीटा पोजीशन पे कंसैचुरेशन कर दें, इसकी भी बेस वैल्यू कितनी है, 215। लेकिन अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया है कुछ इस तरीके से, तब इसकी बेस वैल्यू बदल जाती है, तब इसकी बेस वैल्यू हो जाती है 202 नैनोमीटर। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अगर ये वैल्यूज लर्न कर लियो, स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। अगर ये आपका एल्डिहाइड है, यानी कि कोई भी एल्डिहाइड, यहां पे H है, तब इसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाती है, तब इसकी बेस वैल्यू हो जाती है 210 नैनोमीटर। अब अगर ये एसिड या एस्टर है, कुछ भी है दोनों में से, तो बेस वैल्यू 195 नैनोमीटर रहती है। अब इसके अलावा इसमें एक्सटेंशंस, अगर यहां पर हम कुछ ग्रुप जोड़ दें तो इन कंपाउंड की विशेषता रहती है, क्योंकि इनमें अल्फा और बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा, फिर इसके बाद कार्बन को बोलते हैं गामा, उसके बाद बोलते हैं डेल्टा, इसके बाद बोलते हैं डेल्टा +1 n +2 +2 एंड सो ऑन। मतलब हमें मेन अल्फा बीटा या गामा तक बस फोकस करना है। अगर इसमें बीटा के बाद एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए यहां पर, तो उसको बोला जाएगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, जैसे हमने पहले पिछले उसमें बात करी पॉलिन्स के केस में, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बेस वैल्यू 30 नैनोमीटर आपको लर्न करनी है, 30 नैनोमीटर। अब अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब एल्काइल ग्रुप अल्फा पे भी जुड़ सकता है, बीटा पे भी जुड़ सकता है, गामा पे भी जुड़ सकता है, सबके लिए अलग अलग है। अगर एक कार्बन अल्फा पोजीशन पे है एल्काइल ग्रुप, अगर वो अल्फा पर है तब उसकी 10 नैनोमीटर, अगर बीटा पे है तो 12 नैनोमीटर, और अगर गामा या डेल्टा या कहीं पर भी है तो वो कॉन्जुगेशन, लेकिन कॉन्जुगेशन चलता रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने यहां पे तो लगाया नहीं, यहां पे CH3 जोड़ दिया तो वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, अगर यहां पे डबल बॉन्ड है तब ये आपका डेल्टा काउंट होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहां पर।
वेल सब्स्टिट्यूटेड, ये गामा क्या होना चाहिए, वेल सब्स्टिट्यूटेड, कि भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम जरूर होना चाहिए, तब गामा की पोजीशन काउंट होगी, तब वो हो जाती है 18 नैनोमीटर। इसी तरह OH अगर अल्फा पे है तो 35, बीटा पे है तो 30, तो ये अगर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल। इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड की लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो भी इसकी ऑक्सोक्रोम्स की वैल्यूज हैं या डिफरेंट इंक्रीमेंट्स हैं, उन सबको आप मेरी वेबसाइट पर जाकर www.chemistrybyGuptasir.in से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी वैल्यूज दी गई हैं, वो आप लर्न कर लीजिए, और उसके बाद आप किसी भी संरचना की दिए गए कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के देकर इनको करने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल के साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से कंपाउंड्स होते हैं। हम बात करते हैं कुछ, ये कंपाउंड एक दिया हुआ है, अगर हम इसको गौर से देखें, 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल है। 1 2 3 4 5 6, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है जो इधर है, इसको नंबर 1 मानेंगे, और क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऊपर की तरफ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हमने इसको क्रोमोफोर कंसीडर किया, और 6 मेंबर था, 6 मेंबर की बेस वैल्यू थी 215 नैनोमीटर। 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की बेस वैल्यू हो गई है 215। अब इस बेस वैल्यू के साथ इसमें आप गौर करें, एक अल्फा और एक बीटा, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, और एक ये रिंग रेसिड्यू कार्बन का पार्ट है, मतलब रिंग का पार्ट है, और सीधा बीटा कार्बन पे जुड़ा हुआ है। यानी कि एट बीटा पोजीशन 1 रिंग रेसिड्यू और 1 एल्काइल ग्रुप, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो एक एल्काइल बीटा पोजीशन पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू भी बताई थी 12, तो 12 इसकी और 12 इसकी। अब इसमें कोई अल्फा बीटा कुछ दूसरा तो कोई भी पार्ट इसमें जुड़ा नहीं है, तो इसका टोटल वैल्यू इतना ही हो गया है, यानी कि 5 2 7 7 2 9 और 3 and 2 239 नैनोमीटर। ये इसकी लैम्डा मैक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ये मैंने आपको एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, साथ में एक हेटेरोएनुलर डाइन भी है, ठीक है ना। ये अगर इसको देखें हेटेरोएनुलर डाइन है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी गोज टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्रोमोफोर, ये कार्बोनिल कंपाउंड के क्रोमोफोर को। अब ये तो हमारा बेस वैल्यू बनेगा, और ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो ये कैसा रिंग है, 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड की बेस वैल्यू क्या होती है, 202 नैनोमीटर, और इसमें एक क्या जुड़ा हुआ है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 नैनोमीटर। अब इसके बाद इसमें रिंग रेसिड्यू कितने हैं, सर आपने कहा इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ एक कार्बन, इस डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन, आप इस वाले को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये तो कीटोन के कार्बन के साथ जुड़ा है, ना कि अनसैचुरेशन। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या था, ये पूरा एक क्रोमोफोर है, इधर क्रोमोफोर नहीं होता है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल किसको करेंगे, ऊपर वाले को। अब इसके साथ एक ये एक, तो 2 रिंग रेसिड्यू हो गए। 2 रिंग रेसिड्यू की एक की वैल्यू 5 होती है, तो 2 की कितनी होगी, 10 नैनोमीटर। 2 × 5 = 10। ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये बेस वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें अगर हम गौर करें तो हम कहेंगे सर इस रिंग के लिए ये पार्ट क्या बन रहा है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। क्या है, एक्सोसाइक्लिक। तो एक एक्सोसाइक्लिक है जिसके लिए बेस वैल्यू क्या होती है, 5, तो ये आपका नैनोमीटर। टोटल कितना आ गया है, 2 और 5 7, 3 और 1 4 and 2 2 47 नैनोमीटर, ये इसकी। इसके बाद हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे कि हम बात कर चुके हैं,
अगर किसी बेंजीन रिंग पर कार्बोनिल ग्रुप के साथ R यानी कि यहां पर कीटोन ग्रुप मौजूद है, उस वक्त इसकी बेस वैल्यू होती है 246 नैनोमीटर। और अगर यहां पर एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड है, उस वक्त इसकी बेस वैल्यू होती है 250 नैनोमीटर। और अगर यहां पर कोई एसिड या एस्टर जुड़ा हुआ है, बेंजोइक एसिड या कोई इसका एस्टर, उस वक्त इसकी बेस वैल्यू हो जाती है 230 नैनोमीटर। अब इसी के हम डेरिवेटिव्स देख लेते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसीटोफिनोल लेते हैं, दिस इज एसीटोफिनोन, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, हमने और एसीटोफिनोन की ऑर्थो पोजीशन पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसकी बेस वैल्यू यानी क्रोमोफोर की जो वैल्यू है वो है बेस वैल्यू 246 नैनोमीटर। और अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई एल्काइल ग्रुप लगता है तो इसका इंक्रीमेंट ऑर्थो या मेटा पोजीशन पर, ऑर्थो या इस वाली मेटा पोजीशन पर यहां पर कोई आप एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो उसके इंक्रीमेंट की वैल्यू होती है 3। एड ऑन कितना जाएगा? 3। तो टोटल आपकी लैम्डा मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? 249 नैनोमीटर। और अगर यही मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा हुआ हो, OCH3, और यहां पर हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो इस वक्त इसका इंक्रीमेंट कितना हो जाता है? 10। तो यानी कि बेस वैल्यू 246 प्लस 10, यानी कि ये बेस वैल्यू हो गई, ये इंक्रीमेंट आ गया, और इसका टोटल हो गया 256 नैनोमीटर। ये इसकी क्या हो गई? ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू। सॉरी, अगर यही चीज हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप में देखते हैं, सपोज हम बेंजल्डिहाइड के साथ और मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप प्लेस कर देते हैं, बेंजल्डिहाइड में मेटा पोजीशन पर हम क्या लगा देते हैं? OH ग्रुप लगा देते हैं। तो OH ग्रुप के लिए मेटा पोजीशन पर, ऑर्थो या मेटा किसी पर भी हो, ऑर्थो मेटा पर OH की जो इंक्रीमेंट की वैल्यू होती है 7। अगर यही इसकी पैरा पर होगी तो यहां पर होगी 25 नैनोमीटर। तो ये हमें बेंजल्डिहाइड की यानी कि और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है और इसकी हमें लैम्डा मैक्स निकालनी है। तो बेंजल्डिहाइड की बेस वैल्यू हुई 250, ये बेस वैल्यू है, और इसमें हाइड्रोक्सिल मेटा पोजीशन पे 7 इसमें जोड़ दिया तो 257 नैनोमीटर इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, पॉलीन्स या कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। अगर हमारे सामने इस तरह का कुछ कंपाउंड है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें अगर गौर करा जाए, ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये भी हेटेरोन्यूलर डाइन आ रहा है, दोनों बॉन्ड्स अलग अलग रिंग में हैं। इसको कंसीडर किया जाए, ये भी आपका हेटेरोन्यूलर डाइन आ रहा है, तो इसकी बेस वैल्यू क्या बनेगी? बेस वैल्यू हेटेरोन्यूलर डाइन की होती है 214 नैनोमीटर। अब अगर हम फर्स्ट वाले को काउंट करते हैं एज अ बेस, क्योंकि इस पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारा बेस वैल्यू होगी क्रोमोफोर की 214 एज हेटेरोन्यूलर डाइन, और इसके साथ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बनेगा। ये क्या बनेगा? एक्सटेंडेड
कॉन्जुगेशन, जिसकी क्या वैल्यू होती है 30। ये इंक्रीमेंट हुआ कितना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का 30 नैनोमीटर। इसके अलावा अब इस पे इंक्रीमेंट देख लेते हैं कौन कौन से। पहले तो रिंग रेसिड्यू, यानी कि वो कार्बन जो रिंग का पार्ट है और डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े हुए हैं। पहला कार्बन ये जो ब्लू डॉट से बना रहा हूं वो रिंग रेसिड्यू होंगे। सेकंड दिस वन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ये दो कार्बन है, ये कार्बन है, ये रिंग के पार्ट नहीं, और ये हमने एक निकाला है मिथाइल। ऐसे इस बॉन्ड का मतलब है यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो ये कार्बन रिंग रेसिड्यू नहीं, ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या कहलाएगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। और जो मैंने ब्लू डॉट बनाए हैं ये क्या कंसीडर होंगे, रिंग रेसिड्यू। अब 1 2 3 जो डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम से यहां तक, जहां तक कॉन्जुगेशन चलेगा वहां तक, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए रिंग रेसिड्यू, टोटल 5। और एक का इंक्रीमेंट होता है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया, 25 नैनोमीटर। और एक है हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 1, इसकी भी वैल्यू इंक्रीमेंट कितना होता है 5, तो ये हो गया 5 नैनोमीटर। इसके अलावा एक क्लोरीन जुड़ा है डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे, ये एक ऑक्सोक्रोम का काम करेगा। ये ऑक्सोक्रोम है क्योंकि लोन पेयर पूरा का पूरा ट्रांसफर कर रहा है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट की होती है 5। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्लोरीन एज ऑक्सोक्रोम, तो ये 5 नैनोमीटर। अब इसके अलावा क्या इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल। बीच वाले रिंग को अगर हम देखेंगे, इसके लिए ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 2 आपके इंक्रीमेंट इसमें जुड़ेंगे और एक ये, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक, ये वाला इस रिंग के लिए भी ये एक्सोसाइक्लिक, तो यहां पे आपके आ गए 2 और ये 3, यानी कि आपके टोटल हो गए 15 नैनोमीटर एक्सोसाइक्लिक। तो ये आपका टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 5 5 5 5 20 20 24 4 2 3 2 5 6 6 2 8 and 9 and 2 294 नैनोमीटर, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली, कुछ बेसिक वैल्यूज को लर्न करके। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन सब वैल्यूज को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर www.chemistrybyGuptasir.in से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बीएससी के यूनिट 6 में, बीएससी सेक्शन में जाएंगे, वहां पे यूनिट 6 में सारे नोट्स मेरे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मौजूद हैं। एंड दिस इज ऑल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ में जो बच्चे मेरे चैनल के लिए नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।